Hello everyone, welcome to EduChance. We are meeting after a long time, but it's a great time to meet once again uh, on our platform. So once again, I welcome you all to this channel, which is only meant for educational purpose. And here today we will discuss about the UGC NET December session 2022 exam analysis as well as preparation for your June exam 2023. So it is prepared by me, Assistant Professor OES1. So let us start the class. Before moving on, let me congratulate all the candidates, those who have qualified UGC NET as well as JRF. A huge congratulations to those who are qualified for the first time they have appeared in the first attempt as well. But I wish all the best to all the candidates who are preparing right now and those who are willing to prepare, those who are at the first stage of UGC NET, they're trying to appear, they are filling the forms for the June 2023. So this class is useful for all the candidates preparing for UGC NET. Let us move on. Let us know about UGC NET और JRF एग्जाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हम बता दें कि जो यूजीसी नेट एग्जाम है, जो लोग भी अपियर कर रहे हैं, सभी को मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जो है वो सभी पुराने प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, न्यू टू द एग्जामिनेशन पैटर्न, जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर आज तक कभी अपियर नहीं किया होगा. उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं. व्हाट इज यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम? तो नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको फिलहाल अभी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कर रहा है. ये जो कंडक्ट करा रहा है, एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन जो नेट एग्जामिनेशन होता है वो किसका होता है? यूजीसी का होता है. यानी यूजीसी हमें सर्टिफाई करता है कि यू आर क्वालिफाइड नेट. और नेट का मतलब यही होता है कि जब नेट क्वालिफाई कोई हो जाता है, इसका मतलब यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. आपका एलिजिबिलिटी हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. और जो और भी ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा उनको जेआरएफ मिलता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप. फेलोशिप इज अ काइंड ऑफ स्कॉलरशिप यू कैन से, जहां पे आपको रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलता है. एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल. जिन लोगों का जेआरएफ होता है उन लोगों का नेट सर्टिफिकेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑटोमेटिकली हो जाता है इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, राइट. चलिए, तो यूजीसी जो है, उन्होंने यूजीसी एक बॉडी है जो कि हायर एजुकेशन को देखता है इंडिया में, ठीक है. यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को देखता है. और यूजीसी नेट एग्जाम जो है अभी एनटीए को सौंपा दिया गया है. यानी एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट वगैरह का एग्जाम कंडक्ट कराता है, वही अभी सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फिलहाल दिसंबर 2018 से ही ऑनलाइन टेस्ट करा रहा है, ठीक है. एनटीए जो काम कर रहा है वो 2018 से काम कर रहा है. यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है, ट्वाइस एवरी ईयर, in June session as well as December session. Due to the outbreak of COVID-19 pandemic in 2020 and 2021, cycles of UGC NET were merged. 2020-21 में कोविड के दौरान इसको दोनों को मिला के, जून और दिसंबर को मिला के एक ही बार होता था, 2 बार नहीं होता था. अभी इस बार भी जो है 2023 में एग्जाम हुआ है, मार्च को, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ये भी थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि धीरे धीरे डिले हो जा रहा है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि ये जो जून का एग्जाम है वो टाइमली आपका हो जाएगा, ठीक है. चलिए, यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2022, यानी इस बार का जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम हुआ था आपको 14 मार्च 2022 को, ठीक है, जिसका रिजल्ट अभी फिलहाल एक दिन पहले ही आया है, ठीक है. तो यानी 14 मार्च 2023 को दिसंबर 2022 का एग्जाम हुआ था. इसमें 2 शिफ्ट थे, ठीक है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. बेसिकली इस एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है. 1 पेपर इज जनरल पेपर, पेपर 1 जिसको बोलते हैं, इसको हम कॉमन पेपर बोलते हैं क्योंकि इट इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है. चाहे आपका सब्जेक्ट जो भी हो, आपको जनरल पेपर में वही सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो सबके लिए होता है. अनदर सब्जेक्ट इज योर कोर सब्जेक्ट और योर सब्जेक्ट पेपर, ठीक है.
जो पेपर 2 कहलाता है, विच इज योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर इन विच यू आर अपियरिंग द एग्जाम। जैसे आप लोग जो कि एजुकेशन पेपर में दे रहे हैं, जो लोग एम एड जो भी कर रहे हैं या फिर एम फिल कर रहे हैं, जो एजुकेशन पेपर का एग्जाम आप देते हो वो पेपर 2 होता है, ठीक है। और एक पेपर 1 होता है जनरल पेपर, जो कि आपका जनरल एबिलिटी जानने के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यूजीसी नेट दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसके हिसाब से ध्यान से देखिएगा, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का कट ऑफ क्या गया था उसको हमें एनालिसिस करना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 009 होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना कोड होता है। हमारा जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो 9 होता है उसका सब्जेक्ट कोड, ठीक है। अनरिजर्व जो यूआर कैटेगरी में आते हैं उनका जो कट ऑफ नेट के लिए, ये नेट का कट ऑफ है, ठीक है, और ये जेआरएफ का, ठीक है। नेट क्या होता है बेसिकली, नेट टॉप 6%, यानी कि ये जो नेट का एग्जाम जाता है पहले परसेंटेज में आता है, आता था, अब जो आ रहा है वो परसेंटाइल में आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, परसेंटाइल कैलकुलेशन में आता है। मतलब कि मान लीजिए हम अपवर्ड जा रहे हैं 1%, 2%, 3%, लेकिन परसेंटाइल में ऊपर से आते हैं 100, 99th परसेंटाइल ऐसे आते हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल का जो कट ऑफ गया था वो था 96.87, यानी आपका जो नेट क्रैक करने के लिए आपको 96 परसेंटाइल यानी 96.87 परसेंटाइल की जरूरत थी इस बार। जो जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है इस बार का नेट वो 96.87 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, इसलिए उनका नेट क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इनमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 1132। ये ऑल इंडिया बेसिस में होता है, तो इंडिया भर में 1132 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ये क्वालिफाई किया है। देन जेआरएफ की बात करें, जेआरएफ होता है टॉप 1% ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, टॉप 1%, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स अपियर किए हैं उनमें से 1% कैंडिडेट जो है उनको जेआरएफ अवार्ड दिया जाता है। उनका कट ऑफ गया था यूआर में 99.67 परसेंटाइल, और इनमें 103 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो है इनका कट ऑफ गया था नेट में 90.95 परसेंटाइल, ठीक है, जिनमें 327 जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, और जेआरएफ के लिए 99.05 जो है जिन्होंने 27 क्वालिफाई। वैसे ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 90.95 फिलहाल सेम ही है ईडब्ल्यूएस के साथ। नेट के लिए जेआरएफ के लिए थोड़ा सा कम है जो कि 99.04 है। एससी का कट ऑफ जो है वो नेट के लिए 83.47 है और जेआरएफ के लिए 96.80 है। एसटी के लिए 82.003 और आपका जेआरएफ के लिए 95.245। तो और भी है ऐसे, पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उनके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किया गया है और कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, हर बार जो कट ऑफ जाता है वो हर बार की तरह नहीं जाता है, कभी कम जाता है तो कभी ज्यादा जाता है कट ऑफ। पहले जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। मान लीजिए 96.87 कट ऑफ गया है, तो हम क्या करते हैं उसके हिसाब से पढ़ने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब नेक्स्ट एग्जाम होगा क्वेश्चन लेवल के अनुसार आपका कट ऑफ डिफर करेगा, यानी कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। आप जो डिसाइड कर रहे हो अगर इस बार का कट ऑफ देख के प्रिपेयर करोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू क्वालिफाई जेआरएफ। जेआरएफ टारगेट करो, 99 परसेंटाइल लाने की कोशिश करो, और नेट तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेट तो सभी क्वालिफाई करते हैं, देखो 1132 क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जेआरएफ कितने क्वालिफाई करते हैं, अनमोल होते हैं 103, ठीक है। तो जेआरएफ का वैल्यू होता है ये कि 3 साल तक आप अगर 3 साल में कहीं पे भी पीएचडी वगैरह या फिर एमफिल, एमफिल तो फिलहाल डिसकंटिन्यू हो गया है, तो जो पीएचडी आप अगर कहीं पे एनरोल करते हो तो आपको मंथली आपको रेमुनरेशन जो है, मंथली आपका जो फेलोशिप है वो आपको मिलता रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी यूजीसी के द्वारा, ठीक है। तो जेआरएफ का मतलब ये होता है, और नेट होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो कहीं भी अपने इंडिया में, ठीक है, क्योंकि ये आपका एलिजिबिलिटी होता है। अब जो 96.87 परसेंटाइल मैंने बताया
ये आपका कट ऑफ है, इसके ऊपर जितने भी थे उनका नेट हुआ है, और बाकी 99.67 के ऊपर जितने हुए हैं वो सब जे। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन हमेशा 2 परसेंटाइल, यानी 2%, मैं ऐसे बोलता हूँ 2%, यानी आप मान के चलिए कि 97th परसेंटाइल तक आपको यूआर के लिए प्रिपेयर रहना है, और 99.70 तक आपका जेआरएफ प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप हमेशा कोशिश करें, चाहे आप जिस कैटेगरी में भी हो, क्योंकि बार बार एग्जाम देने के बाद वो पेशेंस नहीं रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो आप प्रिपेयर कीजिए, एक ही बार में अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एक ही बार में क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब देखिए हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा यूनिट वाइज एनालिसिस भी कर लेते हैं कि जो यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 सेशन, यानी जो मार्च 14 को हुआ था, उसमें किस किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, रेस्पॉन्स की, क्वेश्चन पेपर, एज वेल एज आपको मिल जाएगा आंसर की। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। एज पर माई एनालिसिस, ये यूनिट वाइज मैंने ब्रेकअप किया है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए, उसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा। फिलोसफी, देखिए फिलोसफी हमारा फर्स्ट यूनिट होता है यूजीसी नेट में। यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस आपको यूजीसी वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा अगर आप वहां पे हमें पिन करते हो तो। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर आता है, मानी जो पेपर 2 है, यानी जो हमारा एजुकेशन पेपर है, उसमें 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट आता है आपका फिलोसफी। तो फिलोसफी में से सबसे बहुत ही अहम एक यूनिट होता है, इसमें से 9 क्वेश्चन आए थे इस बार के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में से 2 क्वेश्चन आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। अब देखिए जो जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, जिसको मैंने बोल्ड में लिखा है, वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। ठीक है, जिसमें ज्यादा सवाल आते हैं, हमेशा से आते हैं, उसको मैंने बोल्ड किया है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। देन आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये आपके एक ही यूनिट है, सेकेंड यूनिट है आपका ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें से 11 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक तीनों को मिला के। ठीक है, 11 क्वेश्चन आए थे। देन रिसर्च, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये सिर्फ पेपर 2 का है। पेपर 2 में आपके 10 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे पेपर 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिसर्च में, क्योंकि पेपर 1 में भी रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो रिसर्च में से मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको टोटल नेट एग्जाम में। ठीक है, रिसर्च में से 10 क्वेश्चन आए थे पेपर 2 में। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजी, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, जो आपका टॉपिक है, उसमें से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज नेट एग्जाम इज कंसर्न। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में से 6 क्वेश्चन आए थे, इस बार की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 2022। ठीक है, करिकुलम स्टडीज, करिकुलर स्टडीज में से 6 क्वेश्चन आए थे अगेन। देन पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट, इसमें से 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, घुमा फिरा के ऐसे 8-10 क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आईसीटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सबसे कितने क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन, इसमें से भी 8 क्वेश्चन आते हैं। देन आता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिसमें से 11 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैंने बोला है आपको कि जो मैंने बोल्ड किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार ओनली 7 क्वेश्चन आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोविजंस। देन एनईपी 2020 बर्निंग टॉपिक है, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अगर घुमा फिरा के देखे तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 को मिला के। ठीक है, ये सिर्फ पेपर 2 का है। देन आता है मिसलेनियस, इसको छोड़ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना तो पता चलता है कि किस टॉपिक से आता है कि कहाँ से आता है, डायरेक्टली पूछ लेता है बुक्स, ये बुक किसने लिखा है, ये अभियान के बारे में पूछ लेता है, करंट टॉपिक के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, लिटरेसी के बारे में पूछ लेता है। ये यूनिट में नहीं आता है ये, लेकिन आपके दायरे में आता है, एजुकेशन के अंडर में ही आता है। एजुकेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। क्लियर, तो इसमें से 10 क्वेश्चन टोटल मिला के अगर देखें तो 90 क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्टली इसी टॉपिक में से आते हैं। 10 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस मिलेंगे, जो कि
घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने नहीं सुना होगा, वो चलता है। आपका जितना सारा क्वेश्चन मैंने बताया, 100 क्वेश्चन ये आपके करने लायक है। उसमें से मैंने बताया 90 क्वेश्चन आपके सिलेबस से आता है, 10 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस होता है। ठीक है, उसमें से भी 5-6 क्वेश्चन आप डायरेक्टली इजिली कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। क्वेश्चन में पहले जो 2015 से लेकर 2018-19 तक जो क्वेश्चंस आते थे, आई मीन 18 तक ही, जब से एनटीए ने नहीं लिया है, उससे पहले की बात अगर करें तो ज्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। एनालिटिकल बहुत कम आते थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आता था जो आपको पता होता है या फिर आप पढ़ने से पता चल जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ इस प्रकार के आते हैं। फर्स्ट आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेमोरी। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लिया कि आपको पूछ लिया कि डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, या फिर समग्र शिक्षा अभियान कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, निष्ठा प्रोग्राम के बारे में पूछा, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, ये आप मान के चलिए ये इजी होता है, डायरेक्टली पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाता है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब क्वेश्चन कैसे आता है इसके साथ, एनालिटिकल और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चन मतलब आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा कि मान लीजिए एक रिसर्चर है जो कि एक ग्रुप ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है उनका अवेयरनेस और जो है अचीवमेंट मोटिवेशन को टेस्ट करना चाहता है। तो वो किस प्रकार का रिसर्च कर सकता है, या फिर ये रिसर्चर कौन सा मेथड या फिर डिजाइन फॉलो करेगा जिससे उसको अच्छे से स्टडी करा जा सकता है। ठीक है, तो ये है एनालिटिकल सिचुएशन बेस्ड। आपको एक सिचुएशन दे दिया गया, वहां पे क्या करेगा। वैसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए हमें दो ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करना है उनका स्कोर, तो कौन सा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यूज हो सकता है फॉर इफेक्टिव एनालिसिस। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एनालिटिकल होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा। ठीक है, देन आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अभी फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट कुछ लिख देगा, ठीक है, और कंक्लूजन पूछेगा। जैसे कि एक दो चार स्टेटमेंट या फिर दो स्टेटमेंट पूछ लेगा। स्टेटमेंट वन कि मान लीजिए जो रिसर्च होता है वो एम्पिरिकल होता है। स्टेटमेंट टू होता है क्या, कि इसमें एविडेंस की जरूरत होता है। कंक्लूजन क्या, बिना एविडेंस के रिसर्च नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप देता है, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि स्टेटमेंट जो दिया गया है कंक्लूजन उसी के आधार पे ड्रॉ किया गया है या नहीं। अगर नहीं तो फिर आप वहां पे दिया होगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, कंक्लूजन वन इज करेक्ट, दैट ड्रॉस। ठीक है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन आता है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हम आपको बता दें। देन असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन वैसे ही कुछ असर्शन दिया जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल्स के आधार पर, उसका रीजन ये हो सकता है। ठीक है, रीजन दे दिया गया होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी रिसर्चर ने मान लीजिए कोई रिसर्च किया है, पायलट स्टडी किया है। ठीक है, तो पायलट स्टडी का रीजन ये था कि वो देखना चाहता था कि मैंने जो टूल डेवलप किया है वो सही सलामत है। आई मीन द टूल डेवलप्ड बाय द रिसर्चर इज करेक्ट और इज वैलिड, ये देखना चाहता है। तो इसका रीजन अगर सही है तो आप लिख सकते हो कि हाँ ये रीजन सही है। ठीक है, अगर नहीं लगा तो नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं असर्शन रीजन टाइप। ठीक है, देन आता है सिलेक्टिंग मल्टीपल आंसर्स फ्रॉम ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन। जब से एनटीए ने लिया है ये चार्ज, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मल्टीपल आंसर मतलब कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्टिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट लेने के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए, ठीक है, आपको चूज करने होंगे। वैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर से फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा फैक्टर्स कौन से होते हैं जिससे अचीवमेंट, स्टूडेंट अचीवमेंट जो है वो इफेक्टिव इम्पैक्ट होता है किससे। ऐसे कौन से एरिया है या फिर ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे एक स्टूडेंट का जो लर्निंग अचीवमेंट है वो इम्पैक्टफुल होता है या फिर वो घट जाता है या तो बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आपको 6-7 मिलेंगे, उसमें से आपको चूज करना है ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे एक स्टूडेंट का जो है एजुकेशन या फिर स्टूडेंट का जो अचीवमेंट वो फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, है
ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट फ्रॉम द अष्टांग पाथ या फिर एट फोल्ड पैथ ऑफ गौतम बुद्ध। इसमें से कौन से स्टेप्स या फिर ऐसे कौन से पैथ जो है वो अष्टांग पैथ से जुड़े नहीं, ऐसे पूछ सकते हैं, यानी मल्टीपल आंसर्स। ठीक है। देन जो आता है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में एक फेवरेट क्वेश्चन इनका क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर आपका ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ऐसे करके 4-5 दे देगा और बोलेगा कि इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से सजाइए, कौन सबसे पहले आया था, कौन सा थ्योरी सबसे पहले, उसके बाद। ठीक है, आपको क्रोनोलॉजी, देखिए थ्योरी तो सबको पता होता है, लेकिन थ्योरी कब दिया गया था वो भी इंपॉर्टेंट है, तो क्रोनोलॉजी से आपको सजाना है। वैसे पूछा जाएगा जो कमिटी कमीशन हुए हैं उसको क्रोनोलॉजी के आधार पर सजाना है। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आजकल ये पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको अभी से बता दिया, क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2023, इवन फॉर दिसंबर 2023, बी माइंडफुल टू दिस पॉइंट्स, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। वहां पे जाके ये मत बोलना कि मैंने नहीं बताया, ये मत सोचना कि कहीं पे तो मैंने सुना था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काश मैंने प्रिपेयर कर लिया होता, ऐसा तो हो जाता। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और उसके साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, वहां पे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो हमारा। नेक्स्ट, हाउ टू क्लियर द एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग फ्रेशर्स हैं और जो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जून में तो नेट हमें क्लियर करना ही करना है, ठीक है, तो कैसे एग्जाम क्लियर करें, कुछ टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है, स्टिक टू द बेसिक्स ऑफ योर पेपर। देखिए, जो भी पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए, आप लोग मास्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी परसुइंग और यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स, राइट। तो अगर आपने मास्टर्स कर लिया है, इसका मतलब यू हैव मास्टरी ओवर योर सब्जेक्ट। आपके पेपर के ऊपर, मैं अभी बात कर रहा हूँ एजुकेशन के लिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन पे मान लीजिए मास्टर्स ऑफ एजुकेशन या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, जो भी हो आप, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप पहले देखो अपने आप को कि मैंने मास्टर्स किया हुआ, ठीक है, आई एम द मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, राइट। तो अगर आपने मास्टरी किया है तो आपको अपने पेपर का बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, असेसमेंट हो गया, ये सबके बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक्स जो आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और उसी बेसिक के आधार पर, ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम अभी बच्चों की तरह वो +2 वाला बुक, ग्रेजुएशन वाला बुक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मास्टर्स हैं, हम डायरेक्टली बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे वहां पे पढ़ेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। बेसिक जिसको क्लियर हो गया ना, बेसिक जिसका फंडामेंटल फाउंडेशन क्लियर है, उसका नेट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करो, चाहे आपको एटिमोलॉजी पढ़ना पड़े, चाहे आपको फिलोसफी पढ़ना पड़े, चाहे आपको मेटाफिजिक्स पढ़ना पड़े, चाहे आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बेसिक, ठीक है, पढ़ना पड़े, आप पढ़िए, बेसिक से ही शुरुआत कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सीधा एडवांस में चले जाओ, नहीं, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, सभी थ्योरीज को बेसिक से पढ़िए, किसने दिया था, कब दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़िए। देन रेफर टू सम बेसिक बुक्स इफ अवेलेबल टू यू। अगर आपके पास कुछ बेसिक किताबें हैं, ठीक है, साइकोलॉजी का कोई किताब है आपके पास, चाहे एस के मंगल हो, चाहे अनिता उल्फ हो, ठीक है, जो भी चौहान वाला बुक, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है, सम बेसिक और स्टैंडर्ड बुक, मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड बुक यानी बहुत सारे लोकल पब्लिशर भी लिखते हैं बहुत सारे किताबें, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, मतलब उसको रेफर करोगे तो भटक जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है जो किताब में अच्छा लिखा गया है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है, करेक्ट है, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, फिलोसफी के लिए, साइकोलॉजी के लिए, अगर आपके पास अवेलेबल हो। अगर बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है तो वरिड मत हो कि सर मेरे पास किताब नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए वरिड मत हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जेआरएफ भी क्लियर कर लिया, लेकिन उनके पास 1 या 2 किताब मिलेंगे पूरे के पूरे मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किताबी नॉलेज से ही आप नेट क्लियर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किताब होता है तो क्या होता है कि आपके पास पढ़ने का वजह आपके सामने ही होता है। हम क्या बोलते हैं कि चलो नेट तो है हमारे पास, कभी भी नेट से हम क्वेश्चन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल में ही रह जाता है, लैपटॉप में रह जाता है, हम लोग पढ़ते नहीं।
किताब होगा तो हार्ड कॉपी है ना अपने पास, तो उसको पलटा के पढ़ सकते हैं। चलिए, देन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अपने नोट्स खुद बनाइए। जो आप किताब पढ़ते हो या फिर कहीं से भी देख के लिखते हो, सडनली उसको जॉट डाउन कीजिए, सडनली उसको लिख लीजिए, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखिए, प्रिफरेबली स्केलेटल नोट्स विच इज टाइम सेविंग। ऐसे नहीं है कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखते रहे 30 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। स्केलेटल नोट्स, पॉइंट्स में नोट्स लिखते चलिए, जैसे कि आप उसको को रिलेट कर सकते हो। हाँ अच्छा, ये इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ से वो आया, वहां से यहाँ, ठीक है। स्केलेटल नोट्स में बनाइए, पॉइंट्स की तरह बनाइए, ट्री डायग्राम बनाइए, ऐसे ऐसे करके को रिलेट करके पढ़िए, तभी जा करके आपका टाइम भी बचेगा, अपने पास नोट्स भी रहेगा। डोंट जस्ट मेमोराइज द फैक्ट बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इट्स डायमेंशंस एज वेल एज एप्लीकेशन। आपको सिर्फ रट्टा नहीं मानना, मेमोराइज नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने बताया बेसिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं है कि मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, रट्टा मार लेता हूँ प्रिंसिपल्स को, नहीं। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, प्रिंसिपल्स क्या है और ये प्रिंसिपल्स क्यों चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका कॉन्सेप्ट काम में आएगा, मेमोराइजेशन नहीं। और उस कंसेप्ट का क्या डायमेंशंस है, स्कोप है, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या हो सकता है, इस रिसर्च को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरीके से पढ़िए। सर्च एंड कलेक्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट। आजकल इंटरनेट सबके पास है, गूगल, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह आपको नोट्स मिल जाते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, कलेक्ट ओनली रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो आपको सही लगता है कि हाँ ये सही पढ़ा रहा है, उसको कलेक्ट कीजिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लोग भटक जाते हैं, इस चैनल से उस चैनल, गूगल से कुछ भी मिलता है तो उसको कॉपी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वो रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली मैं बोलूंगा सभी जो साइट्स जो है, ऑथोराइज्ड साइट है, जो कि जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, वहां पे कलेक्ट कीजिए, ठीक है। मतलब गूगल से कुछ भी लिखना नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए एनसीटी के बारे में पढ़ रहे हो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो एनसीटी के वेबसाइट में जाइए, वहीं पे आपको सारे रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। कलेक्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स। 5 साल एटलीस्ट अगर आपको मिल जाता है तो सही है, अगर नहीं भी मिलता है 1-2 साल का भी आप कर सकते हो, लेकिन 5 साल का करने का कुछ अलग ही फायदा है, जो मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू नो द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस एंड सम डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आल्सो फाउंड इन एग्जाम। आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चल जाता है, 5 सालों से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, डिफिकल्टी लेवल कितना बढ़ा जा रहा है, या फिर किस टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये आपको पता चल जाता है। और पढ़ते पढ़ते देखना, 5 साल का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके जो इस एग्जाम में, जो लोग आप जून या फिर दिसंबर में एग्जाम दोगे, 5-10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे जाएंगे उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ऐसे बहुत बार हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं इस बार के एग्जाम, ठीक है। ये हमने सभी ने देखा है, हर बार होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा, अगर 10 क्वेश्चंस आपको करना है सॉल्व, वो भी बिना कुछ दिक्कत के, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपका 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा। मेक अ फिक्स्ड रूटीन एंड नेवर गिव एक्सक्यूज टू योर लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट एक्सक्यूज देते हैं, रूटीन बना लेते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, उस टाइम में एक्सक्यूज देते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर एग्जाम के बाद, मतलब इस बार का जो एग्जाम हुआ है, नेक्स्ट ईयर को नए स्टूडेंट्स आ जाएंगे, नए कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, और क्वेश्चन लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही आपका सही टाइम है, टुडे इज द बेस्ट डे। इसलिए आज से स्टार्ट कीजिए रूटीन के हिसाब से, और कभी भी लर्निंग को रोकिए मत। आज पूजा है, कल बर्थडे है, कल सेलिब्रेशन है, हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। एग्जाम क्लियर कर लीजिए, फिर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, स्टडी रुकना नहीं चाहिए। असेस योर सेल्फ थ्रू रिविजन एंड मॉक टेस्ट। रिविजन करते रहिए, हर दिन, हर हफ्ते में, वीकेंड में मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कीजिए, और रिविजन करते रहिए कि आपने क्या पढ़ा, क्या क्या सॉल्व किया और कितना कंप्लीट किया। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। अगर कोई आपको पार्टनर मिल जाता है जो लोग पढ़ रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो डिस्कस अमॉन्ग योरसेल्व्स, ठीक है, आपस में डिस्कस कीजिए। देखना, डिस्कस करते करते, अगर आप खुद पढ़ते हो तो एक टॉपिक पढ़ते हो, लेकिन अगर डिस्कस करते हो तो आप 2 टॉपिक पढ़ते हो। तो इससे आपका ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन भी हो जाएगा, और जो आप याद किए हो उसका रिपीटेशन हो जाएगा कि अच्छा हाँ मुझे याद है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ गलत कर रहे हो तो सामने वाला भी है आपको सुधारने के लिए, ठीक है। इससे और जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। आपको मोटिवेट करने के लिए आपके पास हमेशा के लिए कोई नहीं रहेगा,
खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मम्मी पापा दोस्त कोई आपको यहाँ पे मोटिवेट नहीं करेगा। डेली डेली खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को डेडिकेट कीजिए टू योर पैशन। अपने पैशन के लिए खुद को डेडिकेट कीजिए, खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहिए हमेशा के लिए। ठीक है, ताकि आपका जल्दी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो देखने से हमेशा नहीं होता है ये। वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के लिए काम करता है, फिर आप सो जाते हो। ठीक है, मोटिवेशन वो नहीं होता है। मोटिवेशन ये भी नहीं होता है कि आपको कोई धकल रहा है, पढ़ ले, नेट क्वालिफाई कर ले, जॉब मिल जाएगा, नहीं। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि मुझे चाहिए, तब तक आपका नेट क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हो भी जाता है तो वो मेहरबानी है। ठीक है, खुद को मोटिवेट कीजिए हमेशा के लिए। खुद को मोटिवेट कीजिए कि मुझे इस बार ही क्लियर करके दिखाना है, मुझे खुद को प्रूफ करना है। आई विल गेट नेट इन दिस सेशन ओनली। ठीक है, यही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए एक देख लेते हैं, सैक्रिफाइसेस ऑलवेज कम बैक इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। सैक्रिफाइस जो आप आज कर रहे हो, वो कभी ना कभी आपके पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। दिस इज बाय मी सैम। Thanks for watching this channel, watching this video. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. And I'll give you the Telegram link in the description box. Kindly join the group. ठीक है? Sure. Thank you everyone. Thank you once again.